में सेट कर देंगे। हेलो विद्यार्थियों, देखो आज बात करते हैं हम। देखो हमारा इनकम टैक्स का एक लेसन है मकान संपत्ति से आय। किससे? मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से जो आय है, देखो भी मकान संपत्ति से आय है, किस प्रकार की मकान संपत्ति पर टैक्स की गणना की जाती है इसके बारे में समझेंगे। देखो भी किस प्रकार की संपत्ति होगी जिस पर हम कर की गणना करेंगे। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि करदाता के पास यानी गत वर्ष में करदाता के पास संपत्ति हो, यानी करदाता के पास गत वर्ष में एक संपत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक संपत्ति गत वर्ष में होनी चाहिए। एक संपत्ति करदाता होगा, उसके पास गत वर्ष में एक संपत्ति होगी, ठीक है। और उसके बाद उस संपत्ति का वार्षिक मूल्य होना चाहिए। संपत्ति का क्या होना चाहिए? वार्षिक मूल्य हो। संपत्ति का मूल्य भी होना चाहिए। संपत्ति का वार्षिक मूल्य हो, ये भी आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। गत वर्ष भी करदाता के पास संपत्ति हो, संपत्ति का वार्षिक मूल्य हो। तो गत वर्ष में करदाता के पास संपत्ति का वार्षिक मूल्य, और उस संपत्ति का जो उपयोग है वो व्यापार पैसे में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उस संपत्ति का उपयोग व्यापार पैसे में नहीं होना चाहिए। तो गत वर्ष में करदाता के पास संपत्ति का क्या हो? वार्षिक मूल्य, और संपत्ति का उपयोग क्या नहीं है कि इसमें नहीं हो भी व्यापार पैसे में। संपत्ति का जो उपयोग है वो व्यापार पैसे में नहीं हो, पीजीबीपी, इसमें नहीं हो पीजीबीपी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें कि गत वर्ष में करदाता के पास एक संपत्ति होगी। संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति है भी, भवन होना चाहिए, उससे लगी हुई जमीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? करदाता के पास भवन तथा उससे लगी भूमि, उससे लगी जो भूमि है उसको भी शामिल किया जाएगा, और उसका क्या हो? वार्षिक मूल्य हो। करदाता के पास हो, कब हो? गत वर्ष में हो। संपत्ति का वार्षिक क्या हो? मूल्य हो, और उसका उपयोग किस में नहीं हो? व्यापार पैसे में। संपत्ति का उपयोग पीजीबीपी में नहीं हो, यानी व्यापार पैसे में उस भवन का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो उसे हम किस में दर्शाएंगे? तो ऐसी संपत्तियों को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति की आय शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे। अब इसका जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा वो देखिए भी। अब इनका जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर हम फॉर्मेट सीख रहे हैं भी कि प्रारूप किस प्रकार का होगा। अब करदाता के पास जितने भवन हैं उतने कॉलम, एक भवन है, दो भवन है, जितने भी कॉलम हैं, कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। क्या है अभी? हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री, यानी जिस पर हम गणना करेंगे। ऑफ श्री, उसका जो भी नाम हो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, ये हमारा है असेसमेंट ईयर, कौन सा? 2021। अब इसमें फॉर्मेट देखते हैं अभी। सबसे पहले अब जितने मकान हैं, मान लीजिए फर्स्ट हाउस है,
सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, जितने मकान है भी, जितने भी मकान हैं उनके इसके हिसाब से। अब देखो आपको इसमें लिखना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम जो 1 नंबर स्टेप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट लिखना है। कैसे लिखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और आपका जो फेयर रेंट है, क्या भी फेयर रेंट, और एक होगा स्टैंडर्ड रेंट। क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। तो आपको ये ध्यान में रखना है इसमें विशेष है कि आपका म्युनिसिपल नगरपालिका मूल्य और उसका उचित जो किराया है, इन दोनों से तो क्या हो, इन दोनों से किसका मूल्य, इसका इन दोनों से जाके मूल्य कौन सा हो, अधिक हो। इन दोनों में से तो अधिक मूल्य, लेकिन ये जो मूल्य ज्ञात होगा इस मूल्य की तुलना हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। लेकिन इन दोनों से क्या हो, कम हो। इन दोनों का मतलब ये जो मूल्य आपको यहाँ प्राप्त होगा, इन दोनों की जो अधिक राशि और इसकी कम राशि, इन दोनों से तुलना करेंगे। जो कम राशि होगी वह राशि लिखी जाएगी, 1 नंबर होगा इससे। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद आपका 2 नंबर जो पॉइंट होगा वो होगा एक्चुअल रेंट लिखना है आपको। वो भी कितने महीने का, 12 मंथ का, पूरे 12 महीने का लिखना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें क्या है, एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज, यानी जो अनरियलाइज है उनको शामिल नहीं करना है, उनको छोड़कर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अनरियलाइज को इसमें शामिल नहीं करना है। ये दूसरा हो गया। अब ये जो 2 स्टेप हो गए आपके, ये जो 2 हो गए कंप्लीट। ये जो आपका ज्ञात होगा ये होगा ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये है आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। लेकिन ग्रोस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेप फर्स्ट एंड आपकी जो स्टेप सेकंड है, विच एवरेज, क्या लिखना है, विच एवरेज हायर, क्या लिखना है, इन दोनों में क्या हो, ज़्यादा। फर्स्ट और सेकंड जो अमाउंट है उससे ज़्यादा है वो होगी ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, इसमें से आपको माइनस करना है एक तो वैकेंट, यानी जितने महीने के लिए मकान खाली रहा है, वैकेंट पीरियड जो है वो माइनस करना है। और एक माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। पेड बाई क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ओनर का मतलब स्वामी के द्वारा। ये घटाएंगे, ये जो राशि हम घटाएंगे, घटाने के बाद जो अमाउंट आपको प्राप्त होगी वो होगी एनुअल वैल्यू। एनुअल का मतलब वार्षिक मूल्य, ये उसका क्या होगा, वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू लिख दिया। अब देखो भी इसके बाद आपको क्या करना है, एनुअल वैल्यू में से आपको 2 डिडक्शन देने। इसमें से कौन कौन से डिडक्शन, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या देने, 2 डिडक्शन देने भी, 2 छूट मिलेगी इसको, 2 कटौती। कौन सी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर जो कटौती दी जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये क्या है, एनुअल वैल्यू। ये इस एनुअल वैल्यू का 30% डिडक्शन मिलेगा। और अगली जो छूट होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन लोन। ये जो 2 डिडक्शन घटाएंगे
घटाने के बाद जो आपको अमाउंट प्राप्त होगी उस मूल्य का नाम क्या होगा, उस मूल्य का ही नाम क्या होगा आपका टैक्सेबल इनकम। क्या है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या है भी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है हाउस प्रॉपर्टी, क्या है भी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखना है किसका, ये हमारा एक लेसन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट विशेष आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले म्युनिसिपल फेयर रेंट दोनों में जो ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे स्टैंडर्ड रेंट से। फिर एक्चुअल रेंट लेना है 12 महीने का, लेकिन एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज, ये अनरियलाइज शामिल नहीं करना है। फिर इन दोनों में जो राशि फर्स्ट स्टेप और सेकंड दोनों में जो राशि ज़्यादा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फर्स्ट एंड सेकंड विच इज हायर। उसके बाद क्या करना है वैकेंट घटाना है। अगर मकान कुछ महीने के लिए खाली रहा है और म्युनिसिपल टैक्स किसने चुकाया हो, ओनर ने, तब घटा देंगे। उसके बाद 2 डिडक्शन मिलेंगे, कौन से, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन। जिस मकान पर हम टैक्स की गणना कर रहे हैं उस मकान को बनवाने, वृद्धि करने, नवीनीकरण करने के लिए अगर ऋण लिया गया है तो उसकी छूट दी जाएगी। उस ब्याज पर, उस ऋण पर ब्याज की छूट मिलेगी, चाहे आपने ब्याज का भुगतान किया हो या नहीं। तो ये आपको फॉर्मेट इसमें विशेष देखना है।